हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक एंड लाजवाब। और सुनाइए क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा नाम मयंक है और प्यार से मुझे बीबीआर कहते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं आपके अपने इंस्पिरेशन से। वो जो सपना है ना आपका, उससे मैं आपको मिलवाने वाला हूं। क्या सपना देखिए, वर्दी पहनना है। आज स्पेशली जो गर्ल्स कैडेट हैं, जो गर्ल्स एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और इंस्पिरेशन से भरा हुआ होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं अपने एक बहुत प्यारे बच्चे से। इसका नाम है ईशा बिजारनिया। और क्या इसने किया है और इस वीडियो में क्या होने वाला है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चेहरे पे स्माइल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और इस वीडियो को हर एक एस्पिरेंट जो वाकई में रिकमेंड होना चाहता है, पूरा जरूर देखना, बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो सबसे पहले ईशा, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। थैंक यू सो मच सर। ईशा, चलो शुरू करते हैं फिर। हम लोग की तो वैसे बातें बहुत हो चुकी है, अब हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ आप अपनी शेयर करें। तो सबसे पहले टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम ईशा है और मैं झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ, जो राजस्थान में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। और सर मेरा एकदम सिविलियन बैकग्राउंड है, मतलब कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। सो मैंने खुद से प्रिपेयर किया और उसके बाद मैंने नेवी टेक के लिए अप्लाई किया 10+2 एंट्री के लिए। एंड मेरी SSBI NSB विशाखापट्टनम जो 16 सितंबर से थी, एंड आई क्लियर दैट, उसमें मैं रिकमेंड हो गई। ओह वंडरफुल, बहुत कांग्रेचुलेशंस। और मतलब तुम एक्चुअली शायद एसएसबी का ये गर्ल्स के लिए पहला बैच था, राइट? यस सर, अब तक इस एंट्री के अंदर ओनली बॉयज अलाउड थे। इस साल से गर्ल्स के लिए भी वैकेंसीज आउट की। ऑल इंडिया 9 वैकेंसीज थी एंड 15 गर्ल्स आर रिकमेंडेड, सो आई एम वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट ओनली। अरे डेफिनेटली तुम्हारा उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो बैच होगा सर हमारा। ये समझ लो आप कि पूरे भारत में 9-15 वैकेंसीज और उसमें आपका नाम होना, इट्स अ बिग बिग बिग। और जो बच्चे अभी ईशा, बहुत लोग एक नाम मेरे मुझसे सुन चुके हैं, शौर्य, है ना? तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा जिक्र करो कि शौर्य बिजारनिया कौन है और क्या उसने फोड़ा था, और फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में। सर शौर्य प्रताप बिजानिया मेरा कजन है एंड उसने NDA 147 में अपनी SSB क्लियर की थी और करंटली वो अभी NDA में है। आफ्टर 2 सेमेस्टर्स वो वहां से ग्रेजुएट करके एंड ही वुड बी लाइक पोस्टेड देयर। और भाई है सर वो मेरा कजन, और क्या मेरा बात मतलब है, क्या बात इंस्पिरेशन है। भी सर उससे। तो भैया पहले पहुंचे, बहना पीछे पीछे, मतलब एकदम लिटरली ड्रीम कम ट्रू पिक्चर बन रही है। तो शौर्य बिजारनिया, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 65 आई थी NDA से। तो भाई पहुंच गया था और बहन भी पीछे पीछे। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत में जब आपकी सीट सिर्फ 9-10 सीट्स हों और कंपटीशन इतना तगड़ा हो, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। और एक ऐसी चीज ना जिसको तुम्हें लोग बोलेंगे कि देखो ऐसा है, ये तुमसे नहीं हो सकता। ईशा, तुमने वो आज करके दिखाया है। तो फिर से मतलब आई रियली फील ग्लैड, है ना? तो ईशा ये बताओ, ये सपना डिफेंस का तुमने कब देखा, कैसे देखा, और कहां से तुम्हें इसके लिए मोटिवेशन आया, इंस्पिरेशन आया कि मुझे फौज जाना है? सर मेरे दादाजी के जो भाई हैं, ही इज कर्नल रिटायर। तो ओके। उन्हें देख के अलग इंस्पिरेशन आता था कि अगर कुछ करना है तो वो डिफेंस है, और कहीं तो जाने का मतलब कुछ ऐसे सोचना ही नहीं है। और फिर भैया हमेशा डिफेंस के लिए प्रिपेयर करते थे, तो फिर ऐसे रहता था मोटिवेशन कि यस दिस इज समथिंग। और एक फील आती है सर, और कोई जॉब की तरफ देख के ऐसे फील नहीं आती, बट डिफेंस को जब देखते हैं ना, ऐसे लगता है लाइक इसके लिए ही बने हैं हम। सो डिफेंस इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड फॉर इट। एग्जैक्टली, बाकी सारी जॉब है ना, ये तो सपना है। यस सर। बढ़िया बढ़िया। तो तुमने तैयारी कैसे और कब शुरू किया, और थोड़ा सा अपनी तैयारी के बारे में जरा बताओ कि तुमने कैसे कब से तैयारी शुरू की है। यस सर। सर मैंने मेरे 12th क्लास के अंदर मैं NDA के लिए गर्ल्स के लिए बैच ओपन हुआ था। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, बट उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था। सो NDA रिटर्न मेरा क्लियर नहीं हुआ उस टाइम पे। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब पहले तो आई वाज कंफ्यूज्ड कि मैं मेरी 12th करूँ या फिर मैं NDA करूँ एंड ऑल दैट। फिर भैया ने गाइड किया कि गो ऑन विद योर 12th क्लास के एकेडमिक्स पे ध्यान दो एंड NDA निकल जाएगा। सो मैंने मेरा सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसके अंदर भी मैंने एकेडमिक्स पे ध्यान दिया, NDA पे ध्यान नहीं दिया।
और मेरी एसएसटी एंड जनरल नॉलेज यू कैन से बहुत वीक है सर, बहुत ज़्यादा। सो मेरा एनडीए रिटन सेकंड टाइम भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने मतलब फिर वापस एनडीए रिटर्न के लिए तैयारी स्टार्ट की एंड पूरा सोच रखा था कि इस बार क्लियर करना है चाहे कुछ भी हो, एंड इट वाज लाइक माय लास्ट अटेम्प्ट आल्सो एनडीए के लिए। एज हो जाती फिर मेरी, तो उसके लिए मैंने तैयारी भी की। इवन मैंने एमजेएस के कोर्स ज्वाइन कर रखे थे सर, रिटर्न के लिए पहले भी किए थे, और जो भी था मतलब सारी ट्रिक्स एंड ऑल, और इंग्लिश के लिए कामायनी मैम ने जो सिखाया, एवरीथिंग वाज लाइक सब कुछ अच्छा जा रहा था, मुझे लग रहा था आई विल क्लियर इट। बट लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। सो आई वाज लाइक मेरी सारी प्रिपरेशन बिल्कुल चली गई थी। सो एनडीए मेरा रिटर्न उस टाइम भी क्लियर नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, आई हैव टू प्रिपेयर वेल, और मैंने ग्रेजुएशन एंट्री के लिए फोकस किया कि इस बार तो क्लियर करना ही है। मैं पहले से प्रिपेयर रहूंगी तो बाद में लास्ट मोमेंट पे कुछ वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट देन नोटिफिकेशन निकली नेवी टेक एंट्री के लिए, एंड उस टाइम क्या हुआ था उसके अंदर, ऑल्सो फॉर फीमेल्स दे अलाउड अस टू ज्वाइन दैट। तो मैंने वो एप्लीकेशन भरी एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। मेरे पास पूरे 3 महीने थे, तो मैंने पूरा मतलब अपना पूरा फोकस मैंने एसएसबी के ऊपर रख दिया था कि कुछ भी हो मुझे एसएसबी इस बार क्लियर करनी है। दिस इज लाइक माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट भी मान लो, क्योंकि 10+2 एंट्री के लिए मेरा आखिरी था, उसके बाद मेरी एज पूरी थी। तो मैंने प्रिपेयर किया। मैं मतलब जीके मेरी बहुत वीक थी, मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ने स्टार्ट किए। जैसे कभी न्यूज़पेपर में ईशा, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा आया ना था। कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे पास होता है बच्चों के लिए। जब आप एक बार अटेम्प्ट करते हो, तैयारी करते हो और नहीं क्वालिफाई होता है तो आप गिव अप कर देते हो, अरे मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये है, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, गिव अप करते हो, कुछ और तैयारी शुरू करते हो। वहीं ईशा ऐसे बच्चे आते हैं जो दिखाते हैं कि अगर वाकई में आप पैशन बोलते हो ना, और आप वाकई में अगर पागल हो उस चीज के लिए और आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब आपको ऑप्शनल नहीं ले रहे हो उसको, आपको लेना करना है तो करना है, अगर आपके माइंडसेट इस तरह का है ना, तो ईशा से बच्चे आते हैं जो एक इंस्पिरेशन की तरह आपके सामने खड़े होते हैं, कहते हैं कि अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकते हो। एनडीए ना होना, एसएसबी का आउट होना, फिर उसके बाद नेवी टेक के लिए फॉर्म भरना, फिर सोचना ये, अभी कई लोग बोले होंगे ईशा जी, कई लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा होगा। क्यों नहीं भरा होगा? अरे यार 9 सीटें हैं, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, रहन देते हैं, नहीं करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट एंड योर विजन। ईशा के पास विजन था, क्लैरिटी थी कि मुझे करना है। तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूं ना, करने वालों को तरीका मिल जाता है और नहीं करने वालों को बहाना मिल जाता है। तो भाई बहुत अच्छा लगा ईशा। एसएसबी यार बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है बच्चों के मन में, माइंड में, कि एसएसबी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, एसएसबी नहीं क्वालिफाई होता, एसएसबी गर्ल्स रिकमेंड नहीं हो पाती है एसएसबी में जल्दी से, मतलब पता नहीं क्या अलग सा चीज़ चाहिए होता है उनको, और बहुत सारे मतलब वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती है बच्चों के जो एक्चुअल में एसएसबी में होता भी नहीं है। तो तुमने इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया है, रिकमेंड हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि जो ये गर्ल एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रही है ना, वो ध्यान से सुने कि तुमने कैसे रिकमेंड हुआ, और प्लीज ईशा तुम पूरी जर्नी आराम से बच्चों को समझाओ। यस सर। सर एसएसबी के लिए पहले मुझे खुद को ऐसा लगता था कि एसएसबी समथिंग बहुत टफ है, ऐसे होगा नहीं, और ऊपर से 9 सीटें तो ऑब्वियसली सच सच में टफ पड़ेगा वो। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि 9 लड़कियां अगर कोई जा रही हैं तो वो भी हम में से ही एक है, तो ऑब्वियसली हमें खुद को भी ट्राई करना चाहिए। वो आ रही हैं तो उनकी जगह हम खुद भी तो हो सकते हैं ना। हम क्यों सोचे कि और कोई सीट लेगा और हम उनसे कम है। तो फर्स्ट थिंग जो होती है ना, खुद को अपने को सुपीरियर रखना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम दूसरे से कम है। ऑब्वियसली सबके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी उसमें पक्का मिलेगी। लाइक मेरे अंदर जो 3 महीने के अंदर चेंज आया ना, मैं खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाती कई बार कि मैं 3 महीने पहले ऐसी थी। मैंने खुद की पर्सनालिटी पे वर्क किया। जो मेन चीज होती है ना, खुद को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं और क्या क्या स्ट्रेंथ है, एंड देन उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। लाइक बैठ के पहले खुद के बारे में ये देखना चाहिए कि आई हैव टू वर्क, मतलब खुद किस चीज के ऊपर वर्क करूं मैं। लाइक कई लोग होते हैं जस्ट यूट्यूब वीडियो खोली और उसके ऊपर कि सर ने ऐसे ऐसे बता दिया यूट्यूब पे कि एसएसबी में ये होता है तो फिर मैं बुक रीडिंग स्टार्ट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ऐसा नहीं होता, हमें खुद को देखना चाहिए कि क्या चीज में लैक कर रहे हैं, एंड देन फिर इम्प्रूव करना चाहिए उसके ऊपर। और सर जैसे कि आई वाज ऑन जीके, मेरी जीके वीक थी, मैंने खुद का जीके इम्प्रूव की।
मैं लाइक मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स वालों को जीके वैसे भी कम पसंद होती है। बिल्कुल तो बेकार मैंने लगती है, सबसे पहले मन ही नहीं उसको करता पढ़ने का। हाँ सर, सबसे पहले उसको इम्प्रूव किया एंड लाइक बुक पढ़नी स्टार्ट की एंड खुद को जितना हो सके वर्ल्ड से कनेक्ट करना स्टार्ट किया सर। जो चीज़ मैं देखती थी उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती थी। लाइक अगर मतलब सूरज भी उग रहा है तो उसमें कंसिस्टेंसी है कि वो डेली टाइम पे उग रहा है, तो व्हाई कांट आई हैव द कंसिस्टेंसी कि मैं अपना खुद का एक शेड्यूल बनाऊं और उसको अपने हिसाब से फॉलो करूं। लाइक अगर अपन अपना शेड्यूल भी ब्रेक कर रहे हैं तो वो हमारी गलती है, हम ब्रेक कर रहे हैं तो हम गलती क्यों करें। तो मैंने अपने पूरे रूटीन को ऐसे बनाया कि लाइक आई एम ऑलरेडी एन ऑफिसर और मुझे ऑफिसर वाली जिंदगी जीनी है, और मैं उस हिसाब से 3 महीने रहती थी। एंड सर उसमें एसएसबी प्रिपरेशन के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प ली थी। इवन यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी दे रहे हैं, बट हमें ना वो होता है कि पहले चूज करना पड़ता है। लाइक आधी चीज़ें हैं उसमें बहुत फेक है, वो लोग जस्ट दिखाने ये के लिए वीडियोस बना। बहुत सही चीज़ तुमने ईशा बोली, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कि यूट्यूब में क्या है ना कि मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी है, गलत चीज़ है, जैसे तुमने अभी मेंशन किया ना, बहुत मतलब एक मैं लाइन बोलता हूँ कि अंधे चश्मा बेच रहे हैं। मतलब जिन्हें खुद भी नहीं पता कि एसएसबी क्या है, कैसे है, क्यों होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो एसएसबी का ज्ञान दे रहे हैं। जो खुद स्क्रीन आउट होके बैठे हैं, एक फर्स्ट टाइमर, वो भी यूट्यूब फ्री है वीडियो बनाना, तो वीडियो बना रहे हैं। अब अगर सामने वाला कुछ भी फॉलो करेगा ना तो वो मिसगाइड हो जाएगा। तो या तो आपके पास वैसा फिल्टर हो जो ईशा के पास था, कि ईशा ने फिल्टर लगाया और उसने वो चीज़ें उठाई जो उसको उठानी थी, फिर उसने अपने ऊपर काम किया। तो ये चीज़ मतलब मेरा भी अब ओपिनियन है तुमको लेकर। हाँ ईशा, कंटिन्यू। यस सर। तो सर यूट्यूब वीडियोस के ऊपर मतलब खुद से ऐसे लाइक यू सेड फिल्टर लगा लिया, सो मतलब ऐसे एक परख होनी चाहिए कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है एंड टू द पॉइंट बोल रहा है, इसे नॉलेज है। सो दैट्स व्हाट आई डिड। और सारी जो यूट्यूब पे मुझे लगा कि हाँ इट कैन बेनिफिट मी, मैंने वीडियोस देखी, मैंने खुद से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और जैसे वैट होता है और टीएटी होता है, स्टोरी राइटिंग, एवरीथिंग मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। लाइक आई वाज टोटली कंसिस्टेंट। और ये सब तो स्टोरीज वगैरह सब मैंने लिखना, मैंने मेरी साइक को इम्प्रूव किया सर। मेरी साइक इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे मतलब कुछ थे मेरे फ्रेंड्स जो मुझे रिव्यू देते थे मेरी स्टोरीज पे एंड दे वर नॉट लाइक अप टू द मार्क। कई बार तो नेगेटिव स्टोरीज भी बनती थी। आई इम्प्रूव देम, मैंने सारी इम्प्रूव की, मेरी लास्ट तक अच्छी स्टोरीज वगैरह सब अच्छा बनने लग गया था एंड मेरी साइकोलॉजी इम्प्रूव हो गई थी। तो मुझे साइकोलॉजी टेस्ट की कोई टेंशन नहीं थी कि आई वाज लाइक मैं कर लूंगी, वैट होगा टैट होगा जो होगा सब मैं कर लूंगी। तो जो टेंशन थी वो मुझे थी इंटरव्यू की एंड हम्म। जीटीओ की। मैंने जस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए कोचिंग भी ज्वाइन की थी, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला कि कैसा क्या होता है, एक डायरेक्शन में कैसे करना है। एंड जीटीओ टास्क एंड ऑल लाइक वहाँ पे जरूरी होता है हमें कि पहले से पता हो कि पीजीटी हो गया, ये सब होता है। तो इसका मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया था, तो मुझे वहाँ पे एसएसबी में जाके कोई दिक्कत नहीं आई थी। मुझे ये भी आइडिया मिल गया था कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है मेरे अंदर। सो मैंने वो सब किया और पूरा मतलब खुद के ऊपर मैंने वर्क किया और इंट्रोस्पेक्ट किया खुद को कि मैं कहाँ कर रही हूँ और कहाँ पे सही जा रही हूँ और कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, ये बताओ, जब बेटा आप स्क्रीनिंग के लिए गए थे, है ना, पीपीएनईटी आपने किया, ओआईआर किया, तो आप श्योर थे कि मतलब स्क्रीन हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर मेरा एनएसबी विशाखापट्टनम में आया था। सो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी उधर जा चुके थे। तो वो लोग सब मुझे इतना डरा रहे थे ना कि वहाँ पे स्क्रीनिंग रेट सबसे कम है, स्क्रीनिंग होना सबसे हार्ड है। एंड दे वर लाइक सेइंग अगर तो स्क्रीनिंग हो गई तो सोच लेना यू आर रिकमेंडेड। सो स्क्रीनिंग का मुझे डर था, मुझे रिकमेंडेशन का डर नहीं था। सो वहाँ पे हमारे 148 लड़कियों की रिपोर्टिंग थी एंड दे जस्ट स्क्रीनड इन 30 गर्ल्स। 30 लड़कियों को उन्होंने स्क्रीन इन किया। सो जब हमारा स्क्रीन इन का प्रोसेस हो रहा था, ओआईआर तो मैंने काफी प्रैक्टिस कर रखा था, बहुत ज्यादा, तो टाइम पे पूरा भी हो गया था और काफी मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था ऑलमोस्ट आंसर्स मेरे करेक्ट थे। तो ओआईआर की टेंशन मुझे नहीं थी, मुझे टेंशन पीपीएनडीटी की थी। अब वहां पे जो मेन चीज होती है ना सर, दैट इज कॉन्फिडेंस। अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस और खुद की बात पे यकीन है ना कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो
हमें दिक्कत नहीं आएगी स्क्रीन होने के अंदर। तो उधर ग्रुप्स बना देते हैं एंड पीपीटीटी के अंदर स्टोरी राइटिंग साइकोलॉजी मेरी काफी मैंने प्रैक्टिस कर रखा था, तो स्टोरी मैंने सही लिख दी थी। बट जो दिक्कत आती है दैट इज जीडी के अंदर, जब डिस्कशन करते हैं ना हम उसका पिक्चर का, एवरीवन वांट्स कि मेरा पॉइंट लो और मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो हाँ सबका बस ये था कि मेरी स्टोरी सही है तुम्हारी गलत है। एंड उसके अंदर ये था कि अगर मैं ग्रुप के पूरे ग्रुप कि हाँ तुम भी ठीक बोले, एंड मैं खुद भी मेरे पॉइंट्स रख रही हूँ और पूरा ग्रुप मेरी एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ ठीक है योर पॉइंट्स आर वैलिड, एंड ओवरऑल स्टोरी कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी के साथ भी घूम रही थी। तो आई वाज फीलिंग लाइक कि ठीक है स्टोरी भी ठीक थी, और उसका डिस्कशन के बाद मैं सेटिस्फाइड थी कि हाँ ठीक है डिस्कशन भी सही गया था तो शायद मेरा हो जाएगा। और फिर स्क्रीनिंग का रिजल्ट बताया तो उस टाइम 30 लड़कियों को लिया था, उनमें से ओह वंडरफुल। ईशा सर पता है बहुत मैंने खुशी थी कि ठीक जो मेन स्टेज था वो क्लियर हो गया। ईशा पता है मैंने टेक्निकल के लिए अभी स्क्रीनिंग की पूछा, वैसे मैं रिकमेंड पूछता हूँ बिकॉज टेक्निकल के लिए ना पूरे मार्केट में जो सही बात भी है, ये हुआ इतना बड़ा बना हुआ है ना कि स्क्रीन इन ही नहीं होगा, स्क्रीन आउट हो जाएगा, स्क्रीन रेशियो बहुत कम है। बट मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार सबको वही कहूंगा कि ये बिल्कुल सच है कि टेक्निकल एंट्री से स्क्रीनिंग थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि बहुत लॉजिकल बात है। बेटा आप एग्जाम रिटर्न नहीं दिए हो तो उनका ये होता है कि यहाँ पे बैरियर स्ट्रॉन्ग कर दो कि इसे फिल्टर होके जो ठीक ठाक बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, जो क्रीम है वही आगे जाए और उनको हम टेस्ट करें अगले 4 दिन तक। ये होता है विच इज एब्सोल्युटली फाइन, जो होना भी चाहिए, सारी टेक्निकल एंट्री में होता है। बट एट द सेम टाइम मेरा मानना है कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको वर्दी चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपने मेहनत किया है जैसे ईशा ने आज किया है तो उसे रिजल्ट मिला, तो इतना पैनिक का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए कि टेक्निकल एंट्री जाओ ही ना। तो आप जाओ, पर जैसे ईशा ने प्रिपरेशन किया पूरा, और मैं बहुत हद तक सहमत हूं कि अगर आप कंसिस्टेंट है ना, मतलब भाई साहब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ खुद का, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, एक ऐसा वर्ड है ना जो एक्चुअली गेम चेंजर है किसी की भी लाइफ में, दैट इज कंसिस्टेंसी। जिसके अंदर है वो फोड़ेगा, वो लाइफ में बड़ा करेगा, बेहतरीन करेगा, और जो चाहेगा वो कर लेगा, बिकॉज उसके हाथ में उसका स्केड्यूल है, उसका डे टाइम है, नाइट टाइम है, उसने सब मैनेज कर रखा है। ईशा तुम्हारा क्या मानना है, कंसिस्टेंसी का क्या रोल होता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में? सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कंसिस्टेंसी है ना सर, सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मतलब एक तो डेडिकेशन हो और कंसिस्टेंट हो आप, तो फिर आप कुछ भी क्लियर कर सकते हो सर। मेरा एनडीए रिटर्न की मुझे पता है मैंने क्या क्या गलतियां की थी, और मेरा बस यही मन था एक चांस और मिल जाए ना, आई विल श्योरली क्लियर इट, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं कहाँ गलती कर रही थी। एंड सर जैसे आप लोग पढ़ाते थे तो अच्छा लगता था, हर एक चीज ऐसे समझ आ जाती थी कि यस आप अपनी तरफ से फुल देते थे। फिर जब मेरी बारी आती तो मैं ही लैग कर जाती थी, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम की और ये सब, तो मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहे उनके लिए। अगर खुद भी मतलब खुद के लिए हम मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं ना सर, पूरा कंसिस्टेंट होके डेडिकेट होके कि हाँ मुझे रिटर्न क्लियर करना है तो करना है, तो फिर पेपर हार्ड की कोई बात नहीं होती, वो क्लियर होता है सर, ऑब्वियसली होता है। और बिल्कुल जो इस वीडियो को देख रहा होगा, इवन एनडीए एस्पिरेंट जितने भी हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सबसे बढ़िया क्वालिटी जो अभी इस वीडियो में निकल के आई है, जो आई एम श्योर जितने व्यूअर हैं वो नोटिस करेंगे, कि एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि हाँ मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ, बट उसके जो कारण है वो मैं मानती हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं लैक हुई। बहुत आसान होता है बच्चों जो वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताऊं, बहुत आसान होता है ईशा के लिए ये बोलना कि मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया था, मैं एसएसबी से कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी, या कुछ भी बोल देती, और आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सच बात है। बट ये एक्सेप्ट करना कि नहीं एनडीए रिटर्न ही नहीं हुआ था, ये समझ लो पहचान है पहली आपके सक्सेस होने की। आज जो लोग देख रहे हैं ना कि ये बच्ची रिकमेंड हो गई है, और भारत में जहां 9 सीटें हैं उसमें से 1 सीट इसकी हो गई है, तो इसके पीछे वजह यह है कि इसने अपने अंदर की चीजें, थॉट प्रोसेस पूरा बदल दिया है और राइट फ्रेम में ले आई है, तो इसलिए वो चीजें मिल पाई हैं। अच्छा ये बताओ बेटा ईशा, तुम्हारा एसएसबी फिर से वापस आते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एसएसबी देने जा रहे हैं, तो तुम्हारा इंटरव्यू में कैसा रहा, क्या हुआ, थोड़ा सा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर शेयर कर सको। सर हमारे उसमें एनएसबी में क्या था, 3 इंटरव्यूअर्स थे, और वो ऐसे पैरेलली बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे। तो मुझे जो
इंटरव्यू हुआ था, ही वाज लाइक एक टाइप से क्या बोलते हैं, बहुत सीरियस टीचर्स जो होते हैं, दे आर नॉट, बिल्कुल हंसते भी नहीं है और एकदम बच्चे को एकदम सीरियस कंडीशन में रखते हैं। मुझे जो इंटरव्यूअर मिला था वो था, और मेरा कहीं ना कहीं लास्ट पे कुछ टाइमिंग था, तो मेरे से पहले काफी बच्चे थे। तो वो जो भी आ रहे वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे, और मैं सिर्फ मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं टेंशन में आऊं या फिर मैं क्या करूं। मुझे खुद पे हंसी आ रही थी कि ईशा तेरे साथ हो क्या रहा है ये। फिर मतलब क्या हम PIQ भरवाते हैं SSB के अंदर। तो इंटरव्यू में क्या होता है, PIQ बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, जो हम PIQ में लिखते हैं उससे बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछेंगे, शॉर्ट शॉर्ट हम्म। पूछेंगे। तो मैंने हर एक चीज प्रिपेयर की थी उसके लिए, कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ की पूरी बैकग्राउंड, उसमें जो मैंने वर्ड लिखा उसके लिए, हर वर्ड के लिए प्रिपेयर किया था, डीपली प्रिपेयर किया था, कि वो कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, आई आंसर देम श्योरली। एंड जो हमारा इंटरव्यूअर था, ही वॉज नॉट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन ऑन PYQ। एक क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे थे वो किसी से। और मैंने मेरी बुक बंद की और मैं सोच रही थी मैं कुछ नहीं पढ़ रही, बस जो होगा देखा जाएगा। और लाइक मेरे साथ और भी बच्चे थे, दे वर गेटिंग पैनिक कि यार क्या होगा, कैसे होगा। सम गर्ल्स वर लाइक इंटरव्यू दे के आके दे आर क्राइंग। इतना खराब इंटरव्यू गया था। बाकी तो सर चिल थे, बट हमारा ऐसा था। बट मैंने देखा कि अब कुछ भी करेंगे, अपना लक साथ होगा तो ठीक है, आंसर्स आएंगे तो ठीक है, पैनिक करने से तो कुछ भी नहीं होगा श्योरली। और तैयारी, अब लास्ट मोमेंट पे तैयारी भी क्या। सो आई जस्ट वेंट देयर, बस गेट से बाहर एक लंबी सांस ली कि जो होगा देखेंगे। चेहरे पे स्माइल रखी फुल टाइम, कॉन्फिडेंस पूरा रखा। और सर ने, लाइक हमारे सर ऐसे थे, दे वर ग्रिलिंग मी। जो मैं बोल रही हूँ उसका हर बात का उल्टा आंसर, हर बात का, एक भी बात ऐसी नहीं थी जिसपे सर ने कहा होगा कि ओके गुड या फिर ओके फाइन। हर चीज पे मुझे ग्रिल कर रहे थे और हर चीज का उल्टा आंसर ही दे रहे थे। कोई बच्चा रोने लग जाए सर वहां पे, बट कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा मैंने। जो सर क्वेश्चंस बोल रहे थे उनका एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आंसर दे रही थी मैं हर चीज का। काफी क्वेश्चंस थे जो नहीं आते थे, लाइक उन्होंने ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा था मुझसे, बट मैं नहीं दे पाई थी, तो मैंने कहा सर आई डोंट नो। और फिजिक्स से रिलेटेड पूछ रहे थे वो चीजें जो मैंने जेई वगैरह किसी चीज के लिए नहीं पढ़ी थी, और बोले यू हैव क्लियर जेई मेंस सो यू शुड नो अबाउट इट। फिर मैं मतलब जो आंसर्स आते थे वो मैंने दिए एंड एवरीथिंग। उन्होंने मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी कुछ पूछे। फिर धीरे धीरे आधा टाइम जाने के बाद तो वो फिर बाद में मुझसे रिकमेंडेशन पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लग गए थे सर। फिर बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से फिर मुझे वहां पे इंटरव्यू में क्लियर होने लगा था कि इंटरव्यूअर रिकमेंड कर देगा, इसने बाकी से क्वेश्चन नहीं पूछे थे इतने। सो पर वो जो भी पूछ रहा था ना, उस चीज पे मैंने फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ एकदम स्मार्टली आंसर दिया था कि ही शुड फील लाइक ही इज टॉकिंग टू अ फ्यूचर ऑफिसर। सो उस टाइप से, और बस मेंटेन रखा जो मेरा पोस्चर था, एंड आई वाज लाइक एकदम काम और सब कुछ। फिर मेरा इंटरव्यू ठीक चला गया था सर, बहुत मतलब जितना अच्छा, मैंने सोचा था इंटरव्यू ना में ये उससे होता है अच्छा ना, गया। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा, जब आप बाहर निकल रहे हो ना, आप कह रहे हो अरे बहुत आसान पूछा, बहुत अच्छा था, बहुत फैमिलियर था, तो मतलब तुम आउट हो रहे हो। और अगर कोई ये यस होता है ना सर। कि आपका ग्रिल हो गया, मतलब बहुत एनालिटिकल बहुत था, कि हर बात पे तार्किक, हर बात पे क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, तो मतलब वहाँ से रिकमेंडेशन रेट बढ़ता है। अभी एक बच्ची थी मेरी लास्ट सेशन में, तो जब उसका इंटरव्यू हुआ वो मुझे फ़ोन पे बता रही है, सर इंटरव्यू वॉज वेरी गुड, और 30-40 मिनट्स में इंटरव्यू चला और इंटरव्यू वॉज वेरी गुड। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा यार वेरी गुड, तो यार ये तो मतलब समस्या वाला मसला है, क्योंकि इतना अच्छा इंटरव्यू अगर गया है तो मतलब होता नहीं है, वो स्वीटली लगता है। वो देखो, जब उनको लगता है ना ये रिकमेंडेड केस है, तो उसको ग्रिल ज़रूर करते हैं वो लोग, बहुत सिंपल सा होता है। तो ये चीज़ तुम्हारी जो हुई थी, देखो तुम्हारा इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं और जिनका इंटरव्यू है, मैं उनको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि बेटा आपका नाम गूगल नहीं है कि हर आंसर आपको पता होगा, और ज़रूरी भी नहीं है 12th पास बच्चे हो, ठीक है, बट आपको जो पता है उस पर भी आप कॉन्फिडेंट रहो, और नहीं पता है उसको भी आप क्लियरली बोलो कि सर अभी मुझे आंसर नहीं पता है, मैं इसको डेफिनेटली पता करूंगा या करूंगी। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। दो वर्ड मैं बोलता हूँ, एक कॉन्फिडेंस और एक कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, वो दोनों आपके अगर साथ में है ना तो आप अच्छे दिखोगे। जैसे अभी ईशा ने आपने बोला कि बॉडी लैंग्वेज है ना, चेहरे पे स्माइल और रिस्पॉन्ड करना ऐसे कि कोई आप फ्यूचर ऑफिसर से बात कर रहे हो, तो ये जब इस तरह का माइंडसेट लेके बच्चा बैठेगा ना, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएगा। और
एक बच्चा ऐसा होता है, अरे सर घबरा गए सर, मुझे इसका आंसर नहीं पता। अरे भाई गूगल नहीं हो तुम कि सबको ऐसा होता है कि कुछ का आता है कुछ का नहीं आता। अच्छा लगा। अच्छा, तुम्हारा ग्राउंड टास्क कैसा रहा था? मतलब इंडोर आउटडोर दोनों होता है ना, पहले लेक्चर जीडी ये सब, फिर आउटडोर का। यस सर, आउटडोर वाला पार्ट मेरा काफी अच्छा गया था सर। पीजीटी वगैरह हर चीज में मुझे आइडियाज आ रहे थे। तो मेरा जो ग्रुप था, लाइक स्टार्टिंग में जो फर्स्ट हमें टास्क मिलता है उसके अंदर सब अपने आइडियाज लगाते हैं। तो उसमें मैं आ गई थी, मतलब इनिशिएटिव हर चीज में मैं ले रही थी। और फिर मेरे आइडियाज वर्केबल भी थे, तो सब लोग मेरी बात एक तरह से मानने लग गए थे। तो मैं जो बोल रही थी वही आइडिया सब लगा रहे थे। और ऐसे करके पीजीटी भी गया, फिर हाफ ग्रुप टास्क में भी वही हुआ था। एंड कमांड टास्क में भी मुझे काफी बच्चों ने बुलाया था सर। और मेरा कमांड टास्क सर ने हार्ड भी किया था, थोड़ा टफ लग रहा था वो करते टाइम। सो अच्छा। वो सारे और टास्क एकदम अच्छे थे। और इंडोर कैसा, लेक्चर कैसा हुआ था, लेक्चर जीडी? सर लेक्चरेट का था कि मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं इन चीजों के बारे में, लाइक पॉलिटिक्स एंड किसी चीज के बारे में नहीं थी। कम, बहुत कम। अब 3 महीने में मैं कितना इम्प्रूव कर सकती थी। सो आई डिसाइडेड कि लेक्चरेट में मैं जो टॉपिक मुझे आता होगा, लाइक बच्चे एम करते हैं कि जो हाई लेवल का टॉपिक होता है हम वो बोलेंगे। अब मुझे तो वैसे ही कुछ नहीं आता था, तो मैं हाई लेवल तो छोड़ो, मैं मेरा सिर्फ इतना मन था लेक्चरेट वाला पार्ट अकेला मैं फोर्थ टॉपिक बोलूंगी जो सबसे इजी लेवल का होता है। बट उसको लाइफ से कनेक्ट करके बोलूंगी कि सुनने वाले को खुद को इंस्पिरेशन मिले कि हाँ बंदी कुछ बोल के गई है। तो सर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे फोर टॉपिक बोलना है। और एक लेक्चरेट में भी मतलब सिर्फ एक लेक्चरेट की वजह से वो लोग मुझे मेरी रिकमेंडेशन रोक भी नहीं सकते और मुझे रिकमेंड कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। सो ये ऐसी चीज थी जो मैंने कम प्रिपेयर की थी। एंड देन जब मुझे कार्ड मिला था तो उसके अंदर एक टॉपिक था पावर ऑफ प्रेस। इट वाज लाइक एवरेज लेवल था, तो मैंने उसके ऊपर बोला था। और सर पूरी 3 मिनट बहुत अच्छे से बोल भी दिया था उसको पार्ट्स में डिवाइड करके। तो लेक्चरेट ठीक गया था। एंड हम्म। ग्रुप डिस्कशन भी सर डिस्कशन वगैरह उन सब में तो था, प्रैक्टिस भी थी सब कुछ, तो वो तो हो गया था। खुद के आइडियाज देने होते हैं सर उसके अंदर। वेरी गुड। अच्छा ईशा, लास्ट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चियां जो हमारी गर्ल एस्पिरेंट्स हैं ये वीडियो देख रही होंगी, इवन एनडीए एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी रिटर्न आएगा, तो दो तीन बातें जो तुम्हें लगता है कि हर एक एस्पिरेंट को ज़रूर करनी चाहिए अभी से, जो रिटर्न कर रहा हो या एसएसबी कर रहा हो, बताइए। यस सर। सर जो मेन चीज होती है ना वो होता है अपने एनवायरनमेंट से सीखो। जितना अपन लोगों से सीख पाते हैं ना उतना, मतलब जितना इम्प्रूवमेंट लोगों को देखने से आता है उतना इम्प्रूवमेंट हमें पढ़ने से नहीं आ सकता। लाइक मैं जब इवन आपकी वीडियोस देखती थी ना रिटर्न के टाइम पे, हर चीज इतना इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाते आप। हर एक चीज मैं मेरी लाइफ के अंदर मैंने चीजों को एंजॉय करना आपसे सीखा था। लाइक मैथ्स को इतना वो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा सर। सच में जो इंटरेस्ट आया था ना मुझे एमजेएस की वजह से, वो अलग ही था। थैंक यू एंड सो मच बेटा। यस सर। और फिर जैसे कि किसी भी आदमी को आप देखते हो, कोई भी जैसे आगे से भी कोई जा रहा है तो उससे सीखो कि उस वो कुछ पैर भी रख रहे हैं तो वो ऐसे क्यों रख रहा है, वैसे क्यों नहीं रख रहा। तो तुम्हारी लाइफ सोचने का तरीका एक्सपेंड होगा सर। जब थिंकिंग एक्सपेंड होती है ना तो साइकोलॉजी, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो हमें ऐसे दिक्कत आई किसी चीज के अंदर, हम लोग लोगों को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं कि व्हाट इज इट थिंकिंग अबाउट, जब इतना हम्म। वो हो जाता है। सो इवन लिविंग नॉन लिविंग हर चीज, हर एक चीज से मैं खुद सीखती रहती थी कि यार ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है। खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो कि क्या हाँ बात ऐसा है। हो रहा है लाइफ में, क्यों हो रहा है। क्वेश्चनिंग तो एबिलिटी उससे डेवलप बहुत। करनी पड़ेगी खुद के लिए। यस सर। यस सर। हम्म। चलो एक छोटी सी बात, हर एक सक्सेस में बहुत लोगों का हाथ होता है, तो इस सक्सेस में आप किन का हाथ देखते हो? सर ऑब्वियसली माय पेरेंट्स, उन्होंने सर मेरे बहुत हर चीज के ऊपर मेरी हेल्प की है। एंड कभी ऐसे मुझे लगा नहीं कि मुझे डिसहार्टन होना पड़ रहा है या समथिंग। हर एक चीज में उन्होंने मेरे साथ स्टैंड अप किया है। एंड सर माय फ्रेंड्स आल्सो दे आर, मतलब हर चीज, मेरे दोस्तों ने मेरी हर चीज में मदद की है। मैंने कुछ भी ऐसे रिव्यू इवन मांगा हो तो उन्होंने उसी टाइम पे मेरी हर चीज पे रिव्यू दिया है एंड एकदम परफेक्ट चीजें। और सर मेरे कुछ टीचर्स हैं एंड एवरीवन लाइक जिन्होंने मेरी एसएसबी में हेल्प की ना सर, सबके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड स्पेशली एमजीएस ने तो मेरी लाइफ चेंज की है सर। जो मैं पहले इतनी एंजॉय नहीं करती थी चीज़ों को, बट व्हेन आई जॉइंड एमजीएस ना मेरा पढ़ने का तरीका ही चेंज हो गया था। सब चेंज हो गया था सर। फिर थैंक यू सो मच एसएसबी बेटा। क्लियर करने में मैं मानती हूँ बिकॉज
कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा वो है कि एनर्जेटिक है, एक्टिव है, तो फिर उसकी एसएसबी में रिफ्लेक्ट होता है वो कि हाँ बंदा लाइवली है। और मेरे अंदर इतनी लाइवलीनेस थी नहीं जितना मेरी वीडियोस देखने के बाद आ गई थी। सो थैंक्स टू यू चलो आल्सो सर। किसी तरह से कंट्रीब्यूट किया कंट्रीब्यूशन। बाकी ये देखो बहुत अच्छा लगा ईशा आपसे बात करके, और आई होप बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एसएसबी या कुछ भी आपको पूछना हो ईशा से, तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच ईशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तुम्हारी जवानी हुई देश के नाम, बढ़िया से नेवी टेक के पहले बैच का पार्ट बनो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, ख्याल रखिए, जय हिंद।